चैप्टर का नाम है सार्थक अंक तथा कोटिमान, और इसमें पहला हेडिंग है सार्थक अंक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देख सकते हैं आप लोग, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। देखो सार्थक अंक क्या होता है। देखिए सार्थक अंक, यदि कोई भौतिक राशि आपको दी गई है, ठीक है, यदि कोई भौतिक राशि दी गई है, यदि उसका हम शुद्धतम मान यानी निकटतम मान ज्ञात कर पा रहे हैं, यदि कोई भौतिक राशि आपको दी गई है, यदि उसका वैल्यू यानी उसका मान हम निकटतम बिंदु तक ज्ञात कर लेते हैं, तो उस मान को हम लोग क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। यानी दी गई भौतिक राशि का यथार्थता पूर्वक, दी गई भौतिक राशि का यथार्थ मान ही सार्थक अंक कहलाता है। दी गई भौतिक राशि का यथार्थपूर्वक मान ज्ञात करना सार्थक अंक कहलाता है। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे सार्थक अंक, और इसमें लिखिएगा दी गई भौतिक राशि का, दी गई भौतिक राशि का यथार्थ मान ही सार्थक अंक कहलाता है। यथार्थ मान ही सार्थक अंक कहलाता है। यथार्थ मान ही सार्थक अंक कहलाता है। दी गई भौतिक राशि का यथार्थ मान ही सार्थक अंक कहलाता है। यथार्थ मान का मतलब होता है निकटतम यानी शुद्धतम मान, सार्थक अंक कहलाता है। देखिए इसके कुछ कंडीशंस भी हैं, सार्थक अंक के कुछ कंडीशन हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशंस क्या है? ये सभी अशून्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? सार्थक अंक कहलाती हैं। मतलब जिसमें शून्य न हो, तो सभी अशून्य संख्याएं क्या कहलाएंगी? सार्थक अंक कहलाएंगी। अब पहला पॉइंट लिखोगे, सभी अशून्य संख्याएं, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। एग्जाम्पल में इसका हम लोग बता सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। किस प्रकार की संख्याएं सार्थक अंक होंगी? एग्जाम्पल देख लेते हैं इस तरह के 1 2 3 4 5। कुछ इस तरह से संख्या आपको दे दी गई, ऐसे 1 2 3 4। क्या आपको इसमें शून्य दिखाई दे रहा है? इसमें शून्य तो नहीं है, तो ये अशून्य संख्या हुई। अशून्य का मतलब जिसमें शून्य न हो, तो इसमें शून्य नहीं ना है, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। बोले सार्थक अंक कितना होगा? इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? नंबर काउंट करते हैं। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। कितने नंबर हैं इसमें? 5। तो 5 नंबर हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 5। सार्थक अंक कितना लिखेंगे हम लोग? 5। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 में सार्थक अंक कितने होंगे? 5 होंगे। नोट करो। ये तो चैप्टर स्टार्ट होता है क्लास 9 में, पहले था क्लास 9 में, अब वहां से हटा दिया गया, सीधा वो गति से चैप्टर स्टार्ट करता है। हो गया? सभी अशून्य संख्या सार्थक अंक होती हैं। यानी एग्जाम्पल की बात करें तो 1 2 3 4 5 कितने सार्थक अंक हैं? 5। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं दो अशून्य संख्याओं के बीच, दो अशून्य संख्याओं के बीच, दो अशून्य संख्याओं के बीच शून्य के सार्थक अंक
होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो शून्य संख्याओं के बीच यदि शून्य आ जाए, दो शून्य संख्याओं के बीच में क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसके भी सार्थक अंक हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दो शून्य संख्याओं के बीच में बोला गया यदि शून्य आ जाता है तब उसके भी सार्थक अंक को काउंट किया जाएगा। यानी एग्जाम्पल में देखते हैं 10005। बताइए क्या यह अशून्य संख्या है? पहला नंबर कैसी संख्या है? अशून्य। शून्य तो नहीं है, ठीक। लास्ट नंबर क्या है? अशून्य संख्या यानी 5 है। तो बताओ इसके बीच में क्या दिखाई दे रहा है? शून्य है। हमने क्या बताया अभी यहाँ पर, दो अशून्य संख्याओं के बीच, दो अशून्य संख्याओं के बीच शून्य के सार्थक अंक होते हैं। तो देखिए शून्य है तो इसको सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। इसे किस में काउंट करेंगे हम लोग? सार्थक अंक में। तो बताइए सार्थक अंक कितना होगा? 6। नंबर काउंट कर लो। सार्थक अंक कितना लिखेंगे? 6। नोट कर लो। एग्जाम्पल को नोट करते चलिए, समझते चलिए। कितना होगा सार्थक अंक? 6। सार्थक अंक हो जाएगा 6। कितना है? 6। तो ये दो नंबर हमें क्लियर हो गया कि दो शून्य संख्याओं के बीच में यदि शून्य आते हैं तब उसके सार्थक अंक को हम लोग लिखते हैं, काउंट करते हैं। तो इस प्रकार हमें एग्जाम्पल में मिल जाएगा यहाँ पर सार्थक अंक 6। बहुत अच्छा। चलो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये कहता है सार्थक अंक का, यदि अशून्य संख्या के बाद, यदि अशून्य संख्या के बाद में क्या हो? शून्य हो। लिखिए, यदि अशून्य संख्या के बाद, अशून्य संख्या के बाद, अशून्य संख्या के बाद शून्य के सार्थक अंक, शून्य के सार्थक अंक, शून्य के सार्थक अंक होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? अशून्य संख्या के बाद शून्य के सार्थक अंक होते हैं। तो अशून्य संख्या होगी पहले, अशून्य संख्या के बाद में क्या लिखेंगे? शून्य। तो उसके सार्थक अंक को हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया अशून्य संख्या के बाद, अशून्य संख्या के बाद शून्य के सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा जाएगा? मान लेते हैं हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं 2। ये नंबर हमने ले लिया 2। 2 के बाद 0 लगा दो। तो देखिए अशून्य संख्या है, पहला नंबर कैसी संख्या है? अशून्य संख्या। अब इसके बाद में क्या है? शून्य। पहला नंबर तो अशून्य है, इसके बाद में क्या है? शून्य। तो क्या इसके भी हम लोग सार्थक अंक काउंट करेंगे? बिल्कुल। जैसे 1000 का नोट है तो 1 के बाद 0 लिखा जाता है तो उसे काउंट करते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 रुपया ले लेते हैं, 1000 लेते हैं ना, तो इसे हम लोग सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। तो बताइए कितना होगा सार्थक अंक? सार्थक अंक कितना लिखेंगे? तेज तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलो नोट कर लो। सार्थक अंक हो जाएगा इसमें 20,000 लिखा गया है, यानी यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर है तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 5। नोट कर दो। हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 4, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। कंडीशन नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी एग्जाम में भी आते हैं। सिंपल देखिए, अब क्या लिखेंगे हम लोग? सार्थक अंक पर दशमलव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सार्थक लिखिए, सार्थक अंक पर, सार्थक अंक पर दशमलव, सार्थक अंक पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंक पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, सार्थक अंक पर दशमलव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यदि सार्थक अंक आप काउंट कर रहे हैं तो दशमलव को काउंट आप नहीं करेंगे, जितने नंबर होंगे सिर्फ उसी को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हम लोग कुछ लिखते हैं 1.1257। तो बताइए यहाँ पर दशमलव आया हुआ है
यहाँ पर क्या आया हुआ है? दशमलव आया हुआ है। तो क्या आप दशमलव को काउंट करेंगे? नहीं, दशमलव को काउंट नहीं करेंगे, बट नंबर को काउंट करेंगे। कितने नंबर शो कर रहे हैं? 1 2 3 4। यदि 4 नंबर काउंट हो रहे हैं तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। तो यहाँ पर लिख लीजिए सार्थक अंक बराबर कितना हो जाएगा? 4। दशमलव से कोई मतलब नहीं, दशमलव का कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं। तो इस प्रकार सार्थक अंक हो जाएगा हमारा 4। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। चलो हो गया। अब देखिए, यदि कोटिमान आ जाए तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोटिमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंक पर कोटिमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कोटिमान घात के रूप में लिखा गया होगा तो उससे हम लोग काउंट सार्थक अंक में नहीं करेंगे। दशमलव को छोड़ रहे हैं ना, दशमलव को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसी प्रकार कोटिमान के रूप में आएगा तो उसे भी काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखिए 5वां कंडीशन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। सार्थक अंक पर कोटिमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंक पर कोटिमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्थक अंक पर कोटिमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये हुआ कि इस तरह से लिख दिया जाए 1.25 गुणे 10⁻7। तो ध्यान दीजिएगा, जो 10 की पावर यानी 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोटिमान। घात के रूप में जो लिखी जाती है संख्या, उसको हम क्या बोलते हैं? कोटिमान। तो ये कोटिमान हो गया, तो इसका कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो सार्थक अंक हमारा इसमें कितना होगा? 3। इसे काउंट नहीं करना है, तो सार्थक अंक कितना लिखेंगे? 3। सार्थक अंक बराबर कितना हो गया? 3। सार्थक अंक बराबर 3 हो गया। नोट करते चलिए। सार्थक अंक हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁷ में 3। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 6, यदि अशून्य संख्या के पहले क्या आ जाए? शून्य आ जाए। अशून्य संख्या बाद में हो और शून्य क्या हो जाए? पहले। तब ऐसे कंडीशन में उसके सार्थक अंक काउंट नहीं होते हैं। हम लोग लिखेंगे अशून्य संख्या के पहले शून्य के सार्थक अंक, अशून्य संख्या के पहले शून्य के सार्थक अंक नहीं होते हैं। अशून्य संख्या के पहले शून्य के सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक, अशून्य संख्या के पहले देखिए शून्य के सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले शून्य होगा, बाद में क्या होगा? अशून्य संख्या होगा। पहले क्या होगा? शून्य होगा और बाद में जैसे लिख लेते हैं 0 0 0 मान लो 5 2 1। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में क्या मिल रहा है आपको? 0 शून्य मिल रहा है और लास्ट में क्या मिल रहा है? अशून्य संख्या। तो बताइए सार्थक अंक कितना लिखेंगे यहाँ पे? 0। सार्थक अंक कितना लिखेंगे? 0 नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ छोड़ना है। हमने बोला है शून्य के सार्थक अंक नहीं होते हैं। अशून्य संख्या के होंगे, अशून्य संख्या के पहले शून्य के सार्थक अंक नहीं होते, तो इस शून्य के सार्थक अंक नहीं होंगे, अशून्य संख्या के होंगे। तो कितना लिखेंगे? 3 लिख लो। ये गलतफहमी दूर कर लो। यहाँ पर ऐसे यदि लिख दिया जाए नोट पर 0 0 0 5, इसको 500 रुपया थोड़ी बोलोगे। और सर इधर 0 रहेगा तो इधर होगा, तो इधर तो हमने बताया कि होगा।
तो ये थे सार्थक अंक और ये सार्थक अंक के कुछ कंडीशन, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही था। सार्थक अंक और सार्थक अंक के कुछ कंडीशन हो गया। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सार्थक अंक फाइंड करिए और बताइएगा। मिटा दें, आप लोग को फाइंड करना है इसमें सार्थक अंक कितना है। सार्थक अंक ज्ञात करिए। क्वेश्चन है सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। सार्थक अंक आपको ज्ञात करना है। ए में कितना दिया है 0.025, बी 2.05 × 10⁵, सी लिखा है 1.007, डी लिखा हुआ है 2.005, ई लिखा हुआ है 1.75 गुणे 10 कहते -5 7, जब लिखा हुआ है 2000, इस तरह 20,000। आपको बताना है इसमें सार्थक अंक कितने कितने होंगे, बताइए। पहले का सार्थक अंक बताइए, पहले वाले का कितना होगा 2। स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, उससे काउंट 25, तो कितना नंबर 1 2, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा 2। इसका 2 3 1 2 3। हमने बताया दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बीच में 0 है उससे काउंट करेंगे, लेकिन कोटिमान का कोई प्रभाव नहीं। तो सार्थक अंक इसका कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर सार्थक अंक आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा। पहले का सार्थक अंक कितना आया है 2। दूसरे का 2, इसका और इसका बताइए 3 4। यहाँ पर 1 दशमलव कितना था ये, बताइए यहाँ पर सार्थक अंक कितना है 4। सी का 4, डी का बताइए 5, डी का सार्थक अंक 5 नंबर, तो 5 इसमें 3, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये 3 इसमें 5 आया था, सही। अब कर लेंगे हम लोग इस तरह के सार्थक अंक। और नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा कोटिमान। अगली हेडिंग बनाइए कोटिमान। कोटिमान हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा कोटिमान। कोटिमान नेक्स्ट हेडिंग है कोटिमान। कक्षा 9 वाले भी इसे देख सकते हैं, इस लेक्चर को क्लास 9 वाले भी देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कोटिमान किससे करते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगी कोटिमान। अच्छा बताओ कोटिमान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए। कोटिमान बताओ जी, कोटिमान को क्या कहते हैं आर्डर। आर्डर यानी कोटि। तो देखिए कोटिमान क्या कहलाता है। कोटिमान किसे कहते हैं। देखिए कोई भी भौतिक राशि आपको दी गई है 1000 2000 10,000 20,000, यदि उससे आप किस में चेंज कर देते हैं 10 की घात के रूप में, उस राशि को किस में बदल देते हैं आप 10 की घात के रूप में। यदि आप बदल देते हैं किसी भी दी गई भौतिक राशि को, यदि 10 की घात के रूप में हम चेंज कर देते हैं तो वह राशि क्या कहलाएगी कोटिमान। तो 10 की घात के रूप में बदलना, 10 की घात के रूप में बदलना क्या कहलाएगा। चलो देखो लिखिएगा, दी गई भौतिक राशि, दी गई भौतिक राशि को 10 की घात के रूप में, 10 की घात के रूप में बदलना, 10 की घात के रूप में बदलना ही, 10 की घात के रूप में बदलना ही कोटिमान कहलाता है। दी गई भौतिक राशि को 10 की घात के रूप में बदलना ही कोटिमान कहलाता है। ठीक, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। दी गई भौतिक राशि को 10 की घात के रूप में बदलना कोटिमान कहलाता है। कोई भी भौतिक राशि आपको जैसे दे दी जाए और उसको आप 10 की घात के रूप में बदल देते हैं
तो उसका कोटिमान हो जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, यदि एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आपको दे दिया गया है इस तरह से, सॉरी बताइए इसका कोटिमान कितना बता सकते हैं आप? पहले तो इसको 10 की घात के रूप में बदल लीजिए। आप इसको क्या करेंगे? 10 की घात के रूप में। कितने जीरो? 1 2 3 4 5। कितना जीरो? 4 5 नहीं 4। तो यहाँ पर 4 जीरो, तो 10 की घात कितना लिखोगे? 4। जितना जीरो पावर उतना, तो 4 जीरो तो पावर 4, तो 10 घाते 4 हो गया। तो ये हमारा कोटिमान कितना हो जाएगा? आंसर कितना होगा कोटिमान का? 10 घाते 4। तो पहले हम लोग चेंज करेंगे 10 की घात के रूप में। तो कोटिमान आप लिख सकते हैं, आंसर कोटिमान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 घाते 4। ये हमारा आंसर। ये हमारा आंसर है। किसी भी भौतिक राशि को यदि 10 की घात के रूप में बदल देते हैं तो 10 की घात के रूप में जो व्यक्त हो जाएगा उसे हम लोग कोटिमान कहेंगे। और ये अब यहाँ पर नियम लेते हैं, कोटिमान से संबंधित नियम। कोटिमान ज्ञात करने की विधि हेडिंग बनाइएगा। कोटिमान ज्ञात करने की विधि, 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 कोटिमान ज्ञात करने की विधि। ये कोटिमान ज्ञात करने की विधि क्या है? कोटिमान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? ये हो गया है, रफ कर देते। कोटिमान ज्ञात करने की विधि, कोटिमान ज्ञात करने की विधि। देखिए कोटिमान को कैसे ज्ञात किया जाता है। कोटिमान ज्ञात करने की विधि कैसे हम लोग कोटिमान फाइंड करेंगे? एक बार ध्यान दीजिएगा, मान लो हमने इस तरह से लिखा है, कितने जीरो है? 3। तो इसको क्या लिखेंगे? 10 घाते 3। समझना है इस चीज को। हमने 3 जीरो लिखा है, यानी 1000 लिखा, तो इसको 10 घाते 3। तो मतलब ये कोटिमान कितना हो गया? यहाँ पर कोटिमान कितना लिखेंगे आप? 10 घाते 3। ये आंसर होगा। बताओ 2000 लिखेंगे तब बताओ कितना लिखोगे? 2 गुणे 10 घाते 3। घात में तो ऐसे बदलोगे, तो यहाँ पर कोटिमान कितना लिखोगे? कोटिमान कितना होगा? 10 घाते 3 होगा। 10 घाते कितना होगा? सिर्फ 10 की घात वाला लेते हैं आंसर, याद रखिएगा। 2 नहीं लेंगे, जो गुणांक होगा उसे नहीं लेंगे। बताओ 3000 या सॉरी इस तरह से 30,000 होगा, तो इससे कैसे लिखोगे? 3 गुणे 10 4। कितना जीरो? 4। तो 3 गुणे 10 घाते 4। बताओ कोटिमान कितना लिखोगे? कोटिमान कितना लिखेंगे हम लोग? 10 घाते 4। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलो इस तरह से हमने लिखा, तो कोटिमान हमने लिखा 10 घाते 4। अब ऐसा लिख देते 5 3 जीरो यानी 5000। इसको कैसे लिखोगे? 5 गुणे 10 घाते 3। तो कोटिमान कितना बताओगे? कोटिमान बताइए कितना होगा? 10 घाते 3 अब नहीं होगा, यही तो है नियम। याद रखिएगा यही नियम है यहाँ पर। यदि जो 10 की घात का गुणांक है, समझना इस चीज को, जो 10 की घात का गुणांक है 3.16, कितना? 3.16 से बड़ा हो जाए। 10 की घात का गुणांक क्या होगा? 3.16 से बड़ा। तब ऐसे कंडीशन में कोटिमान लिखते समय 10 की घात में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तब बताइए आंसर कितना होगा? अब क्या करेंगे कोटिमान में? पहले तो ये 10 घाते 3 था, तो हमने लिख लिया 10 घाते 3, बट ये आंसर नहीं है, तो 3 प्लस क्या कर दो? 1। अब आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ये आंसर होगा। अब बता सकते हैं, बताइए इसका बस हो गया। क्या लिखेंगे इसे? 2 4 5 6। 3 2 5 यानी 10 घाते 5। कोटिमान लिखेंगे तो क्या बताएंगे? 10 घाते 5 प्लस 1 यानी 10 घाते कितना देगा? अब आ गया। याद रखिएगा हम लोग कोटिमान ज्ञात करने की विधि है, नियम बताए हैं। इसमें क्या आप लिखेंगे? कोटिमान ज्ञात करते समय 10 की घात का गुणांक यदि 10 की घात का गुणांक यदि 3.16 से क्या हो जाए? बड़ा,
3.16 से यदि बड़ा होगा तब ऐसी स्थिति में 10 की घात में 1 जोड़ देते। कोटि मान ज्ञात करते समय क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, वो कोटि मान। चलो लिखो इसके अंतर्गत, इसको याद रखिएगा। देखिएगा, कोटि मान ज्ञात करते समय, कोटि मान ज्ञात करते समय, कोटि मान ज्ञात करते समय, कोटि मान ज्ञात करते समय यदि 10 की घात का गुणांक, यदि 10 की घात का गुणांक 3.16 से बड़ा हो जाए, 10 की घात का गुणांक यदि 3.16 से बड़ा हो जाए तो 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं। तो 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं, तो 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं। दस की घात में 1 जोड़ देते हैं। परंतु यदि 10 की घात का गुणांक, परंतु यदि 10 की घात का गुणांक 3.16 से छोटा हो, परंतु 10 की घात का गुणांक 3.16 से छोटा हो, तब घात के मान में कोई परिवर्तन नहीं करते। यदि 10 की घात का गुणांक 3.16 से छोटा हो तो 10 की घात के मान में कोई परिवर्तन नहीं करते। इस प्रकार आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, इस प्रकार ये सभी एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि हम क्यों ऐसा किए हैं। इसको आप IMP कर लेंगे, यही नियम को व्यक्त करेगा। यहां से ये इसको आप स्टार मार्क करके समझेंगे, यही नियम से संबंधित नोट कर लीजिए सर। चलो कोटि मान ज्ञात करो। पहला दिया है ठीक, B C 2.05 गुणित 10 -7, D 3.17 गुणित 10⁴, E 5.05 गुणित 10⁵, D E F 2 गुणित 10⁻⁴ गुणित 10⁹। कोटि मान ज्ञात करो, सॉल्व करो। इसमें कोटि मान कितना होगा? पहले वाले को बताइए, पहले वाले का आंसर कितना होगा? 1 2 3 4 4 0 तो 10⁻⁴। कोटि मान कितना लिखेंगे? 10⁻⁴। इसका बताइएगा, इसका 2 बढ़ते 10⁻⁴ आएगा, लेकिन 2 को काउंट तो आंसर कितना होगा कोटि मान का? 10⁻⁴। यहाँ पर बताइए 10⁻⁻, इसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 3.16 से क्या है? छोटा। यहाँ पर आ जाइए, देखो 3.16 से बड़ा है तो इसको क्या लिखेंगे? 10⁻⁵। यहाँ पर 10⁻⁶। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये 3.16 से क्या है? बड़ा। 3.16 से बड़ा है। 10⁻⁶। यहाँ पर बताइए कितना बताएंगे? एक बार ध्यान दो, 2 गुणित 10⁻⁴ गुणित 10⁻⁹, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा? तो इतना आप याद रखेंगे तो 10⁻⁴। यदि कैलकुलेशन वाला रहेगा तो आप क्या चीज, हाँ, तो कैलकुलेशन करके आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 10⁻⁵। क्या कोटि मान आप बता सकते हैं? सार्थक अंक बता सकते हैं?
सार्थक अंक भी निकालना आ गया, कोटिमान भी निकालना आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर परसेंटेज एरर। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि और बीमा। ठीक।